हाय हेलो एवरीवन। अभी आईसीएसआई ने रिसेंट कुछ अमेंडमेंट्स दिए एंड दैट अमेंडमेंट्स जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल अमेंडमेंट्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही यू कैन से नॉट टू मच, एक या दो सेक्शन के अमेंडमेंट है। तो डोंट बी बॉदर कि हमें बहुत कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा एंड सर इट्स वेरी नियर टू द एग्जाम्स। नथिंग, जितना हमने क्लास में कवर किया है दैट इज ड्यूली टेकन केयर, तो प्लीज़ उसको अच्छे से करके जाइए। नाउ अमेंडमेंट्स में सीएस इंस्टीट्यूट ने इन दो चैप्टर्स के अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं, स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एंड आर्बिट्रेशन वाले। तो इनके अमेंडमेंट्स किस रिलेशनशिप में है, क्या है, वो पार्ट देख लेते हैं। वेल देखिए, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स के बारे में अमेंडमेंट्स ऐसा था, सेक्शन 410 को उन्होंने अमेंड किया है। 410 के अमेंडमेंट के हिसाब से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहले वो एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी नेशनल एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उसकी लिमिट रखते थे, पर अब एक रीसेंट अमेंडमेंट में इस लिमिट को हटा दिया गया, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 11, इस वर्ड को कैंसिल कर दिया। तो अब ये प्रोविजन इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन विल कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट as may be specified appellate tribunal to be called as national appellate tribunal consisting of a chairperson and such number of judicial and technical members, ये not exceeding 11 डिडक्ट होने से अब it can be more also, it can be more also। तो यहाँ पे such number of technical or judicial members as central government may deem fit to be appointed by them, और for hearing appeals against the order of tribunal, that is NCLT, NFRA authorities या फिर CCI जिसे बोलते थे कंपटीशन कमीशन के हिसाब से, तो दैट इज ऑल नाउ अलाउड। प्लस एक नया सेक्शन, एक न्यू इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड बेंचेस ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये एपेलेट ट्रिब्यूनल क्योंकि नंबर्स बढ़ गए हैं, तो क्या दिल्ली को छोड़ के अब अलग अलग एरिया में भी इनके बेंचेस हो सकते हैं? इस प्रपोजल को आगे लेते जाते हुए इन्होंने ये बोला कि द पावर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द बेंचेस आल्सो टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चेयरपर्सन। सो अब दिल्ली को छोड़ते हुए जहां पे उनकी प्रिंसिपल बेंच है, क्या इसके बेंचेस अलग अलग जगह पे भी बन सकते हैं? द आंसर वाज यस, provided that the bench of the appellate tribunal shall have at least one judicial member and at least one technical। तो एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर चाहिए एंड द बेंचेस कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो अब एनसीएलटी के केस के लिए, हर केस के लिए मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ दिस बेंचेस कम्स इनटू पिक्चर। अभी तो प्रोविजन आया, बेंचेस बनने में टाइम लगेगा। अच्छा, बाय द वे सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? द बेंचेस ऑफ द appellate tribunal shall ordinarily sit at Delhi, जो इसका प्रिंसिपल ऑफिस है, जो इसका प्रिंसिपल ऑफिस है वहीं पे बेसिकली ये बेंच होगी, और सच अदर प्लेसेस एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन स्पेसिफाइड, प्रोवाइडेड that the central government may by notification after consultation with the chairperson establish such number of benches as it may consider necessary to hear appeals against any decision, directions or orders of CCI and IBC। तो यहाँ पे CCI और IBC के केसेस को देखते हुए ये बेंचेस के जो डिवीजन है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी पावर्स है, सूटेबली अरेंज की जाएगी सो दैट द अपील्स कैन बी सूटेबली हर्ड एंड डिस्पोज्ड, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया, तो दे नीड अ डाइवर्सिफिकेशन डन फॉर द बेटरमेंट एंड द क्विक डिसीजंस कमिंग इन। दैट अपार्ट लेसन 13 में चेंजेस डाले गए थे ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। हो क्या रहा था? हो ये रहा था, द बैकग्राउंड ऑफ दिस चेंजेस के आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट, उसके जो पोजीशन लेनी थी, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो कहीं कोडिफाइड नहीं थी, दैट वाज एग्रीगेटेड नहीं थी। जैसे हम एक क्वालिफाइड पर्सन है बाय पासिंग एग्जामिनेशंस, तो आर्बिट्रेटर की क्या क्वालिफिकेशन? तो एज अ रिजल्ट ऐसे कई चीज़ें, कई सारे केसेस हो रहे थे जो आर्बिट्रेटर को
सूटेबल न बनाते हुए कई लंबे समय तक स्टे ऑर्डर्स लिए जा रहे थे, तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस का पूरा असर, पूरा जो मेन पार्ट था वही खत्म हो रहा था। देखो, आर्बिट्रेशन हम क्यों करते, तो सो दैट वी गेट अ क्विक एंड द फास्टेस्ट रिलीफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, इसलिए आर्बिट्रेशन करते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन का रियल पर्पस अपने आप में डिफीट हो रहा था। गवर्नमेंट को जब ये बात रियलाइज हुई, तब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकालना पसंद किया। दैट वाज ऑर्डिनेंस ऑफ 2020, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 2021। जब ये सेशन गया, रिसेंट सेशन, उसके अंदर अडॉप्ट करके उसको अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया। उससे पहले 4 नवंबर 2020 को ऑर्डिनेंस डाला गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था, पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सीक अनकंडीशनल स्टे ऑन आर्बिट्रेशनल अवार्ड्स। हर बात में आर्बिट्रेशन अवार्ड्स में अनकंडीशनल स्टे मिल जाता। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेटर कैपेबल नहीं है। कई बार ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो अंडरलाइंग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी फ्रॉड या करप्शन से इंड्यूस्ड होता था। ओके, कमिंग फ्रॉम द वेरियस डिसीजंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो ये देखते हुए अमेंडमेंट डाला गया सेक्शन 43J के हिसाब से। अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में they have prescribed certain qualification, experience and norms for accreditations of the arbitrator. Arbitrator कौन बन सकते हैं, उनके लिए norms laid down किए, regulations laid down किए। और ये सेक्शन ऐसे पुट अप किया है, the qualification, experience and norms for accreditation of the arbitrators shall be as specified by regulations। अभी regulations आ रहे हैं, gradually notify होंगे। So will we have regulations for exams? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। Okay, still nothing is notified. So you don't be bothered that there will be regulations। और जब मैं बोल रहा हूँ इस तारीख तक कुछ नहीं है, तो chances that government will be coming very soon is also not there। तो जून 22 तक भी रिलैक्स कीजिए। तो रेगुलेशंस ग्रेजुअली आएंगे, पब्लिक डोमेन में आएंगे, हम उसको स्टडी करेंगे, उस पर अपना फीडबैक देंगे एंड द गवर्नमेंट विल बी suitably with the consultation of the parliamentary ministry, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। Now, accordingly, the qualifications and the appointment of the arbitrators, which were earlier prescribed in the Act, will now be through the regulations। ये बात बोल के पूरा प्रोविजन हो गया। तो इन शॉर्ट सिर्फ ये इतने ही अमेंडमेंट्स है। That's why I was saying कि आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि सर too much to study और too much to handle, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अमेंडमेंट बहुत ही सिंप्लीफाइड है। ओके, so please study these amendments for your examinations. It will be helpful. Okay, all the best for your forthcoming exams. Okay, see you. Bye bye.